अस्सलाम वालेकुम। कि ये स्टूडेंट्स, तो आज हमारे सेशन का फर्स्ट लेक्चर है और आप सबको मैं वेलकम करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने भी हमारा सेशन ज्वाइन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ चुके हैं। तो आप सबको वेलकम करता हूँ और आप इंशाल्लाह इस सेशन को ज्वाइन करने के बाद और जब ये सेशन एंड होगा तो फिर आप अपने अंदर एक चीज़ को महसूस करेंगे कि हमारी केमिस्ट्री पहले जो थी वो समझ लें कि डेड थी। अब जो केमिस्ट्री हमने पढ़ी है वो टोटली न्यू है, क्योंकि आपके पास हर एक छोटी से छोटी चीज़ का भी कॉन्सेप्ट होगा इंशाल्लाह। और एमसीक्यूज भी हम डिस्कस किया करेंगे और हमारा जो मेन फोकस होगा वो पीपीएससी, एफपीएससी और एसएसटी में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसकी तरफ होगा, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं पेडागोगी और इंग्लिश उनके नोट्स और उनकी भी थोड़ी बहुत हम डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद अकमल है और तकरीबन 4.5 ईयर से मैं एफपीएससी पीपीएससी की तैयारी करवा रहा हूँ और वर्किंग एज अ रिसर्च असिस्टेंट। ठीक है जी। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे लेक्चरार सिलेक्ट हो चुके हैं, केपीके में भी हैं, पंजाब में भी हैं। तो आपने ऐड देखा होगा, उसमें जो एक स्टूडेंट का नेम मेंशन है वो भी मेरे ही स्टूडेंट हैं, वो लाहौर में लेक्चरार की जॉब कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये एक इंट्रोडक्शन था, ज़्यादा मैं नहीं चाहूँगा बताना आपको। आप कहते हैं ना कि अपना काम से इम्प्रेस करना चाहिए, नाम से नहीं। तो होपफुली आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कहाँ पर हमारी जो केमिस्ट्री थी वो लैग कर रही है और कितनी इम्प्रूवमेंट आई है अब। और आज हमने स्टार्ट लेना है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 10 चैप्टर पढ़ेंगे तकरीबन, और हर चैप्टर की हमने डिटेल स्टडी करनी है। ये नहीं है कि एमसीक्यूज इसके देखने हैं, हमने पहले इसकी थ्योरी को देखना है, इसके कॉन्सेप्ट्स को देखना है, फिर हम जाएंगे बाकी जो चीज़ें हैं उसकी तरफ। ठीक है जी। अब बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है जी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के नाम से ये चैप्टर है, इसको हमने स्टडी करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडीज कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन। ठीक है, तो जो कार्बन के अलावा अलावा जो कंपाउंड्स होते हैं, ये नहीं कि मैं आपको दूसरे लफ्जों में इसकी डेफिनेशन बताऊं, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा बाकी कंपाउंड्स बच जाते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें भी कार्बन होता है, ये नहीं जरूरी कि उसमें कार्बन ना हो, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो हमने इसमें पहला चैप्टर आज स्टार्ट करना है, उसका नाम है जी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिकल टेबल जो है इसको हम देखते हैं। पीरियोडिक टेबल जो था बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क था एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए। एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक मेन जो टेबल है वो पीरियोडिक टेबल होता है जी। अब आप कहेंगे कि जी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे स्टडी होती हैं? एनीवन हैव आइडिया अबाउट दैट? किसी को इसके मीर सफियान साहब, अपना माइक ऑफ रखना है आपने। जब भी कोई भी स्टूडेंट बेटा मीटिंग ज्वाइन करे तो नंबर 1 पे अपना माइक ऑफ रखे। ठीक है, और वीडियो भी ऑफ रखनी है। देखें ये कितनी लाउड वॉइस थी कि इससे डिस्टरबेंस पैदा होती है। ठीक हो गया। अब
आपसे मैंने ये सवाल किया है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को पीरियोडिक टेबल कैसे एक्सप्लेन करता है, तो किसी के पास इसका आंसर हो या करना चाहता हो तो बता सकता है। जी बेटा, अदरवाइज मैं बता दूंगा आपको। माइक ऑन करके आप बता सकते हैं इसका आंसर। पीरियोडिक टेबल। जैसे सर अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखें तो एटॉमिक साइज की बात कर लें जी। या आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मेटालिक नॉन मेटालिक वेक्टर, हाँ जी। इन सारी चीज़ों को देखें तो पीरियोडिक जो है वो हमें गैस दे देता है कि अगर आप अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो मतलब साइज डिक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। इसी तरह अगर हम डाउन द जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन जी। एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह ये भी बताता है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है तो उस ग्रुप में जी। मतलब कि कितने शेल्स होंगे। अगर हम पीरियड की नहीं, ग्रुप में ये बताता है कि हमारे पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मतलब नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल कांस्टेंट रहते हैं। इसी तरह अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड में हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं। इस तरह की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पीरियोडिक टेबल जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। जी। तो बेटा, मैं अगर आपको सिंपल ये बात करूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी होती हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट, एक सादा सी आपको बात कर दूं, और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी होती हैं। तो एक एलिमेंट है कार्बन 612। अब इसमें जो 6 है ये डिस्क्राइब करता है एटॉमिक मास को, और ये जो 12 है ये डिस्क्राइब करता है, सॉरी, ये जो 6 है ये एटॉमिक नंबर को डिस्क्राइब करता है, 12 जो है ये एटॉमिक मास को डिस्क्राइब करता है। तो मास जो बेसिकली होता है वो आपके पास, मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी होती हैं जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि एक मुकम्मल रिएक्शन जो होता है लाइक H2 + O2 मेक्स H2O, यहाँ पर शेयरिंग होती है और ये वाटर बनता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक आपको समझाने की खातिर बताया मैंने। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करते हैं जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो अर्ली हिस्ट्री में अल राजी, आपने नाम सुना होगा, मुस्लिम साइंटिस्ट है। अल राजी ने क्लासिफिकेशन की थी, ये एमसीक्यूज पूछ लेते हैं। अल राजी ने बेटा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था अल राजी ने। तो जस्ट ये एक पॉइंट इसमें आपने रिमेंबर करना है। दूसरा है आपके पास डुब्राइनर्स ट्राई एड्स। जो भी चैप्टर हमने स्टार्ट करना है हम उसकी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक स्टडी करेंगे। ये नहीं आपने देखना कि सर ये बेसिक्स हैं हमने पढ़ी हुई हैं, ये इसमें कोई नई चीज नहीं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस लेक्चर को सुनेंगे ना तो आपको बेसिक्स भी आपकी जो आपको लगता है ना कि हमें आता है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक से हमने स्टार्ट लेना होगा हर चैप्टर का, यानी आप समझ ले मैट्रिक से हम स्टार्ट लेंगे और एमएससी तक हम जाएंगे उस चैप्टर को, इतनी डेप्थ में हमने पढ़ना है इंशाल्लाह। तो डुब्राइनर एक जर्मन केमिस्ट था। ठीक है, इसने बेटा 1829 में अरेंज किया था एलिमेंट्स को, और इसने क्या किया था, ट्राइएड्स बनाए थे। ट्राइएड से मुराद है 3 एलिमेंट्स। इसने ये बात की कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बुनियाद पर अरेंज किया जाता है तो जो मिडल वाला एलिमेंट होता है वो अरिथमेटिक मीन होती है बाकी 2 एलिमेंट्स की, यानी उसका जो मैस निकल कर आता है वो बाकी 2 का मैस आप सम कर लें उसका और 2 से डिवाइड कर दें। तो ये आपके पास बेटा डुब्राइनर के ट्राइएड्स हैं। अब
आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसने 4 ग्रुप्स को अरेंज किया था। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि कितने ग्रुप्स को अरेंज किया, 4। तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो अब देखिए जरा, यहाँ पर अगर हम बात करें, लिथियम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 6.9 होता है, जबकि पोटेशियम का होता है वो 39 होता है। तो यहाँ पर आपके पास 6.9 प्लस 39 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो सोडियम का निकल कर आ जाएगा, जो होता है 23। ठीक हो गया जी। इसके बाद सेकंड इसने ग्रुप बेटा अरेंज किया था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। थर्ड इसने जो ग्रुप अरेंज किया था वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और लास्ट में बेटा इसने अरेंज किया था सल्फर, सिलीनियम और टेलोरियम। ठीक हो गया। तो ये 4 ग्रुप थे, इनका आपको याद होना जरूरी है। ये आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ग्रुप डुब्राइनर के ट्राइएड को बिलोंग करता है। ये 4 ग्रुप थे। ठीक हो गया। इसके बाद इसने 4 ग्रुप प्रपोज किए, लेकिन इसका फेलियर ये था कि ये लिमिटेड था, सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के लिए था, ज्यादा एलिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं करता था। इसके बाद थर्ड आ जाता है न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। न्यूलैंड के ऑक्टेव्स आते हैं बेटा। न्यूलैंड ने 1864 में ये ऑक्टेव या ऑक्टेव लॉ पेश किया था। इसने ये बात की थी कि न्यूलैंड बेसिकली, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये इंग्लिश केमिस्ट था। इंग्लिश केमिस्ट था ये। और इसने तब तक 62 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। ये भी एमसीक्यूज पूछते हैं पीपीएससी में कि कितने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, तो 62 एलिमेंट्स को। और किस बेस पे किया था? एटॉमिक मैस की बेस पे किया था। ये भी याद रख ले, एटॉमिक मैस की बेस पे इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। और इसने ये बात की कि हर जो 8वां एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो फर्स्ट एलिमेंट से बिलोंग करती हैं। इसने ये बात की, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। अब देखें बेटा, आपको पता है कि हाइड्रोजन को हम 3 ग्रुप में प्लेस कर सकते हैं, फर्स्ट, फोर्थ और सेवन, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज तीनों से मिलती हैं। ठीक है। तो इसका चूंकि एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए हम इसे फर्स्ट पे प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पर जो एक चीज है देखने वाली, वो ये है कि लिथियम जो था इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती थी सोडियम से, बेरिलियम जो था मैग्नीशियम से, बोरॉन जो था एल्यूमिनियम से, कार्बन जो था सिलिकॉन से, नाइट्रोजन जो था वो आपके पास फास्फोरस से बिलोंग करता था। प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन जो था सल्फर से। अभी देख लें आप, रिसेंट जो आपके पास क्लासिफिकेशन मौजूद है ये इसी के अकॉर्डिंग है। इसमें यानी मोस्टली जो इसने बातें बताई थी वो ठीक थी कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं फर्स्ट एलिमेंट की, वो उसके लास्ट जो 8th एलिमेंट जो होता है उससे मीट मीट करती हैं। अब मुझे कोई एक भी स्टूडेंट बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों फर्स्ट जो लास्ट वाला 8th एलिमेंट होता है उसकी फर्स्ट वाले से प्रॉपर्टी मैच करती है? जी बेटा। एनीवन? वाई? आपने कभी सोचा हो इस बारे में कि 8वां एलिमेंट ही पहले से क्यों प्रॉपर्टी उसकी सेम? वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से। डेफिनेटली बेटा, इनके जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो सेम होते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करती है। चूंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है तो इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। क्लियर हो गया? इसके बाद सर एक बात काइंडली क्लियर कीजिएगा, जी ये लिथियम से लेकर सोडियम की जगह तक हम आए तो ये 8 एलिमेंट, ये थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है, ये काइंडली क्लियर कीजिएगा। जी, ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
और ये एट्थ एलिमेंट, एट्थ की प्रॉपर्टी मैच करती है फर्स्ट से। ठीक हो गया। इसी के बाद लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 3। और सोडियम का कितना होता है? 11। तो इसमें कितने का गैप है जी? जी जी ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो इस तरह से है ये। अब इसके फेलियर की हम बात करते हैं। बेटा, इसने नोबल गैसेस को अरेंज नहीं किया, तब नोबल गैसेस डिस्कवर भी नहीं हुई थी। ठीक है, नोबल गैसेस को अरेंज ही नहीं किया इसने। और ये जो था, ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही सूटेबल था। लाइटर एलिमेंट्स हो गए, उनके लिए ये सूटेबल था। जो हैवी एलिमेंट्स थे ना, उनके लिए ये सूटेबल नहीं था। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, इसके दो ये मेन फेलियर थे। इसके बाद हमारे पास एक फोर्थ क्लासिफिकेशन आ जाती है, लूथर मेयर्स कर्व्स। लूथर मेयर्स के कर्व्स, आपको एक नई चीज यहाँ पे सीखने को मिलेगी। ये क्या होते हैं? देखें जी, लूथर मेयर के जो कर्व्स होते हैं, वो आपके पास यहाँ पर, ये एमसीक्यूज आया था पीपीएससी में, मैं आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। एमसीक्यूज आया था पीपीएससी में। यहाँ पर आप लेते हो एटॉमिक वॉल्यूम को, ठीक है, और यहाँ पर आप लेते हो एटॉमिक मैस को। ये पूछा गया था कि लूथर मेयर के कर्व में हम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, ग्राफ किसके दरमियान ड्रॉ करते हैं। तो ये आपने याद रखना है, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मैस के दरमियान ग्राफ होता है। अब इसका ना ग्राफ इस तरह से होता है, मैं आपको अगर बनाऊं, दिखाकर बनाऊं। ठीक है, ये आपके पास होता है। अब यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे लाइक हम बात करते कि हाइड्रोजन है, एटॉमिक वॉल्यूम है बेटा, ये याद रखना है थोड़ा सा ना। ये एटॉमिक नंबर नहीं है, एटॉमिक वॉल्यूम की बात हो रही है। इसका कर्व इस तरह से आएगा। डेफिनेटली थोड़ा सा बनाना आसान नहीं होता जब आप हाथ से बना रहे होते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। थोड़ा सा आइडिया देना है आपको इसके मुतालिक, ज्यादा डिस्कशन नहीं है। ये इस तरह से इसका कर्व आपको मिलता है। ये लूथर मेयर कर्व होता है। इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे आपके पास ब्रिलियम होता है, और यहाँ पे आपके पास बोरोन है, यहाँ पे कार्बन है, और अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पे नीचे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे आ गया नियोन, और यहाँ पे ये आपके पास आ गया जी सोडियम। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम आ गया, और यहाँ पे एल्यूमिनियम। मैं आपको जस्ट इतने के ही बता देता हूँ। यहाँ से अगेन पोटेशियम, और ये रुबिडियम है ऊपर टॉप पे, और अल्कलाइन ये कैल्शियम यहाँ पे। देखिए, एटॉमिक वॉल्यूम जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कि कितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अब देखो बेटा, यहाँ पे ना आप जरा देखें कि अल्कली मेटल जो होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं कर्व के ऊपर, एक्सेप्ट हीलियम। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं आप देख लें जरा, ये सोडियम हो गया, ये पोटेशियम हो गया, ये रुबिडियम हो गया, ये कर्व की पीक पे होते हैं। एक तो पॉइंट ये हो गया कि अल्कली मेटल कहाँ पर होंगे, यहाँ पे लिख लें, अगर अल्कली मेटल जो होते हैं वो कर्व की पीक के ऊपर होते हैं, जो उसकी चोटी होती है। ठीक है, एक्सेप्ट हीलियम। पहला तो ये, अगर आप
डिसेंडिंग की बात कर रहे हैं यानी नीचे को आ रहे हैं आप, अगर आप डिसेंडिंग की बात कर रहे हैं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यहाँ पे प्लेस होते हैं। ये देख सकते हैं, बेरिलियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे आपको डिसेंडिंग में मिलेंगे। तो ये भी एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। तो डिसेंडिंग में आपको क्या चीज मिलेगी? डिसेंडिंग में आपको बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल मिलेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल मिलेंगे। ठीक हो गया। और थर्ड पॉइंट ये है कि मिडल में जो आते हैं, इन मिडल पार्ट ऑफ ascending कर्व वाज ऑक्युपाइड बाय हेलोजेंस, जो मिडल में आ रहे हैं वो आपके पास हेलोजेंस ने ऑक्युपाई किया हुआ है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि मिडल में जो आपके पास आते हैं वो हेलोजेंस होते हैं। ये वाले ये मिडल में आ रहा है सेंटर में। ठीक है, फ्लोरीन बना हुआ है। तो जो मिडल में आएंगे, इन मिडल पार्ट ऑफ इस असेंडिंग कर्व, असेंडिंग से मुराद होती है ऊपर जो जा रहा है, डिसेंडिंग से मुराद है ऊपर से नीचे जो आ रहा है। ठीक है, तो असेंडिंग में जो होते हैं वो हेलोजेंस आते हैं। ये थर्ड पॉइंट लिख लें, असेंडिंग के मिडल में, इन मिडल ऑफ असेंडिंग देयर इज हेलोजेंस। तो ये हो गए। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट इसका हो गया। और इसके बाद फोर्थ है कि हैवियर एलिमेंट्स जो होते हैं इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम वर प्लेस्ड एट बॉटम। ये देख सकते हैं, ये हैवियर, ये बॉटम में है। ठीक है, इसी तरह बाकी जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं लाइक स्ट्रोंशियम है, ये भी हैवियर है, ये कोबाल्ट आ गया, ये भी हैवियर है। तो जितने भी हैवियर एलिमेंट्स है बेटा वो बॉटम पे होते हैं। ठीक है, ये अभी मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताने हैं, बस यही इसको आपने इंफॉर्मेशन है। हैवियर एलिमेंट्स जो होते हैं वो बॉटम पर होते हैं। हैवियर एलिमेंट्स जो होते हैं वो बॉटम पे। बेटा इसमें समझने वाला कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। देखें, ये अरेंजमेंट की थी, मैं आपको बता देता हूँ ओवर व्यू इसका दोबारा से, कि लूथर मेयर ने क्या किया था। लूथर मेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के दरमियान ग्राफ बनाया और इसने कहा मैं अरेंज करता हूँ एलिमेंट्स को। ठीक है, इसने अरेंज किया एटॉमिक मास की बुनियाद पर एलिमेंट्स को। तो इसके पास ये कर्व ऑब्टेन हुआ। इसने क्या किया, 4 पॉइंट्स बना लिए। ठीक है, 4 पॉइंट्स में नंबर 1 पे इसने बात की कि अल्कली मेटल जो होंगे वो हमेशा पीक पर आएंगे सिवाय हीलियम के, क्योंकि हीलियम इज नॉट अल्कली मेटल। ये पहला पॉइंट है। दूसरी बात इसने की कि जो आपके पास डिसेंडिंग में आ रहे हैं, इन मिड ऑफ डिसेंडिंग वो अल्कलाइन अर्थ मेटल वहां पर आते हैं। तीसरा पॉइंट इसने ये बात की कि जो असेंडिंग में आते हैं टॉप पर, जो असेंडिंग के मिड में आते हैं वो हेलोजेंस होते हैं। और फोर्थ पॉइंट ये है कि जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं वो बॉटम में आते हैं। तो ये इसने अपने अकॉर्डिंग एक क्लासिफिकेशन की थी जो कि सूटेबल नहीं थी। ठीक है, इट वाज डिस्कार्डेड, इसीलिए ये पढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई अमल नहीं था। यही यही मेन वजह थी। समझ आ गई इस बात की? सिर्फ 4 पॉइंट्स आपने याद रखने और कर्व किन के दरमियान है, ये कोई प्रैक्टिकली लाइफ से रिलेटेड नहीं है, इस वजह से इसको उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। क्लियर हो गया जी? अब कोई सवाल है तो बताएं। ये 4 पॉइंट्स है बेटा और ग्राफ है ये। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट में हमने देखना है, सबसे पहले जो काम है वो मेंडलीव्स का है। मेंडलीव, डिमिट्री मेंडलीव, इसका हमने काम देखना है जी। 1869 में एक रशियन केमिस्ट था मेंडलीव। इसने बेटा कुछ यूजफुल और कम्प्रीहेंसिव स्कीम दी। इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई तो किया उनके एटॉमिक मास की बुनियाद पर। ठीक है, इसने ये बात की कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसने ये बात कर दी कि जो प्रॉपर्टीज होती है ना एलिमेंट्स की, वो चेंज करती हैं अगर उनका एटॉमिक मास चेंज कर जाए। इसने ये बात की, लेकिन आपको पता है ऐसा नहीं होता।
इसने ये बात एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो इसने ये बात कर दी कि अगर एटॉमिक मास चेंज कर देंगे तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। हकीकत में ऐसा नहीं होता, लेकिन इसने क्लासिफिकेशन कर दी थी एलिमेंट्स की, वो हम देखते हैं। आप लोग ऐसे करें, दोबारा से एक दफा मीटिंग ज्वाइन करें और फिर हम उसको स्टडी करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन को एक दफा रीज्वाइन करें मीटिंग को। उसी लिंक से ज्वाइन करना है बेटा आपने।